नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 2 सीटों पर हुए उपचुनाव के परिणाम लगभग सामने आ गए हैं। समाजवादी पार्टी के गढ़ माने जाने वाले आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश लाल निरहुआ ने सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव को हरा दिया। तो वहीं रामपुर में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी घनश्याम सिंह लोधी ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आसिम रजा को पटकनी दी। रामपुर में मतगणना के दौरान पहले आसिम रजा ने बढ़त बनाई हुई थी, फिर मुकाबला कांटे का हुआ और अंत में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी घनश्याम सिंह लोधी ने जीत दर्ज कर ली है। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान को अपने गढ़ में ही मात खानी पड़ी। आसिम रजा रामपुर में बीते 10 सालों से समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष हैं। घनश्याम सिंह लोधी भी फरवरी में समाजवादी पार्टी को छोड़कर भाजपा में शामिल हुए और भाजपा में उनको लोकसभा के चुनाव में उतार दिया। वो पहले भी 2 बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, जबकि आसिम रजा का ये पहला बड़ा चुनाव था। रामपुर में बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज की। भगवा पार्टी ने आजम खान के गढ़ में समाजवादी पार्टी को पटकनी दी है। तो वहीं आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी ने अपना परचम लहरा दिया। आजमगढ़ से बीजेपी के दिनेश लाल निरहुआ चुनाव जीते हैं। सपा के धर्मेंद्र यादव 7,000 वोटों से पराजित हुए। दिनेश लाल निरहुआ को 3,12,000 से ज्यादा वोट मिले, जबकि सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव को 3,04,000 ही वोट मिले हैं। तो वहीं बसपा प्रत्याशी गुरु जमाली 2.5 लाख वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रहे। आजमगढ़ में जब नतीजे आना शुरू हुए तो बीजेपी और सपा के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिली। सपा कैंडिडेट धर्मेंद्र यादव ने निरहुआ को कड़ी टक्कर दी, लेकिन अंतिम राउंड की मतगणना आते आते निरहुआ ने करीबन 7,000 वोटों से बाजी मारी है। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां से अखिलेश यादव करीबन 60% वोट प्रतिशत पर अपना कब्जा जमाए हुए थे। ऐसे में ये चुनाव सपा के लिए चिंता का विषय है, जबकि पिछले चुनाव में निरहुआ को केवल 35% वोट हासिल हुए और इस बार उन्होंने जीत का परचम लहराया है। भाजपा खेमे में जश्न का माहौल है। जीत के बाद दिनेश लाल निरहुआ ने बीजेपी आलाकमान को धन्यवाद दिया। तो वहीं सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव तंज कसते हुए बीजेपी को बधाई देते नजर आए। उन्होंने कहा, बीजेपी और बसपा दोनों ने मिलकर सपा को हरा दिया। अच्छा काम हो रहा है, कहीं न कहीं आजमगढ़ भी उसी से प्रभावित होकर के और यहाँ कमल खिलाया है। एक उम्मीद में कमल खिलाया है कि जैसे बाकी जगह का संपूर्ण विकास हो रहा है, वैसे आजमगढ़ का भी होगा और इस उम्मीद पे हम लोग खरा भी उतरेंगे। अब आजमगढ़ कमल खिला है, इसे लेकर के हम जाएंगे अपने प्रधानमंत्री जी के पास, मुख्यमंत्री जी के पास और उनसे विशेष आग्रह करेंगे कि हम लोग के पास समय कम है और काम ज़्यादा है। तो दोनों सरकार को, केंद्र सरकार को भी और हमारे उत्तर प्रदेश सरकार को भी आजमगढ़ पे फोकस करके और विशेष रूप से आजमगढ़ के लिए कृपा करके कार्य कराना पड़ेगा, तो ही उम्मीदों पे हम लोग खरे उतर पाएंगे जो आजमगढ़ की जनता ने उम्मीद से कमल खिलाया है। और मैं आजमगढ़ के रहने का बहुत धन्यवाद देता हूँ। मात्र हमने 12-14 दिन का चुनाव लड़ा और ऐतिहासिक समर्थन हासिल किया आजमगढ़ के लोगों का। जहाँ तक आपके पत्रकार साथी हार के कारण पूछ रहे हैं जी, तो मैं अपनी हार के लिए बधाई दूंगा भाजपा और बसपा के गठबंधन को, जो प्रत्यक्ष तौर पर राष्ट्रपति के चुनाव में भी सामने आ गया और आजमगढ़ के चुनाव में पहले से चल रहा था। मैं उस गठबंधन को बधाई दूंगा कि अगर मुझे हरा के वो दोनों गठबंधन करके खुश हैं तो वो अपनी खुशी का इजहार जरूर करें। तो वहीं दूसरी तरफ राजधानी लखनऊ में रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशियों की जीत के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। इस दौरान उनके साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह समेत बीजेपी के कई बड़े दिग्गज नेता। प्रेस कॉन्फ्रेंस में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये डबल इंजन वाली सरकार की डबल जीत है, जो कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए एक संदेश है। उन्होंने कहा कि पहले विधानसभा चुनाव में 2/3 बहुमत, फिर विधान परिषद चुनाव और अब उपचुनाव में जीत डबल इंजन की सरकार के सुशासन पर जनता की मोहर है। ये जनता पार्टी की घोषित नीति रही है कि हमने सबका साथ भी लिया, सबका विकास भी किया, सबका साथ और सबके विकास के माध्यम से सबके विश्वास को अर्जित भी किया
ये जनादेश उस विश्वास का प्रतीक है और सबके प्रयास से उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को देश के समृद्धतम राज्यों में स्थापित करेंगे। यह जो संकल्प और जो विजन प्रधानमंत्री मोदी जी का है, उस पर जनता जनार्दन की ये मोहर है। आज के इस चुनाव ने एक बार फिर से प्रदेश के दंभी, नकारात्मक सोच और अपनी विध्वंसात्मक गतिविधियों के लिए कुख्यात ताकतों को, उन परिवारवादी ताकतों को एक बार फिर से स्पष्ट संदेश जनता जनार्दन ने दिया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को आगे बढ़ाने का एक अभियान है और जनता जनार्दन के आशीर्वाद ने इस विजय श्री के माध्यम से उत्तर प्रदेश के अंदर 2024 के विजय श्री के लिए एक दूरगामी संदेश भी दिया है। राजधानी लखनऊ में सुभाषपा पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश ने जनता टीवी से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों पर हुए उपचुनाव को लेकर कहा कि समाजवादी पार्टी और मायावती की आपसी लड़ाई में आज बीजेपी दोनों सीटें जीतने में सफल रही। उन्होंने बसपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि मायावती ने रामपुर में जानबूझकर बीएसपी का प्रत्याशी नहीं उतारा, जिस वजह से रामपुर में बीजेपी को जीत मिली। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आजमगढ़ में मायावती ने गुड्डू जमाली को सिर्फ वोट काटने के लिए प्रत्याशी बनाया था। उत्तर प्रदेश में रामपुर और आजमगढ़ की जो सीट थी, उपचुनाव जो लोकसभा का था, वो बीजेपी के पाले में पहुंच चुका है। और हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के साथ ओम प्रकाश राजभर सर हैं, जो सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सर, दोनों सीटें समाजवादी पार्टी हार गई, जो लंबे समय से उनकी हुआ करती थी। देखिए, समाजवादी पार्टी आचार संहिता जब लगती है, चुनाव आयोग की जब घोषणा होती है, तब ये चुनाव मैदान में जाते हैं। इनके हारने का सबसे बड़ा कारण यही है। और भारतीय जनता पार्टी जो सीट खाली होती है तो वो चुनाव में 24 घंटा वो चुनावी मूड में रहती है। यही दुर्गति का कारण है। मैं खुद आजमगढ़ में था, मैं देखा वहाँ तो जहाँ गांव में जाने के बाद लोग कहते थे कि यहाँ तो कोई आया ही नहीं। हम पूरी फौज लेकर के 324 लोगों को वहाँ डटे रहे और जो हमारे लोग थे मजबूती से लोगों ने वोट दिया। अब हार, जनता ने हम लोगों को हार पहिराया है तो वो स्वीकार है। क्या अखिलेश यादव वहाँ पर, कुछ लोग कहते हैं चुनाव प्रचार नहीं करने गए, ये भी एक बड़ा कारण है? नहीं, ये कोई कारण नहीं है। देखिए, समय से लड़ाई के मैदान में समय से अपना हथियार ठीक ठाक करके जाना चाहिए। इन मौके पर जाकर के लड़ाई नहीं जीती जा सकती है। मायावती का कारण रही इसका गुड्डू जमाली को खड़ा करके वहां पर फाइट करा दी? देखिए, बहुजन समाज पार्टी 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में पूरी ताकत लगा के एक सीट बची और आजमगढ़ और रामपुर में चुनाव न लड़ना, भाजपा को जिताना, आजमगढ़ में मुस्लिम कैंडिडेट देना बीजेपी के इशारे पर, समाजवादी पार्टी को हराना। उनका दुश्मन बहुजन समाज पार्टी का दुश्मन बहुजन समाज भारतीय जनता पार्टी नहीं है। बहुजन समाज का आरक्षण खत्म हो रहा है, संविधान खत्म हो रहा है, इन पे कुठाराघात हो रहा है। इसकी लड़ाई वो नहीं, वो समाजवादी पार्टी कैसे खत्म हो, समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी कैसे खत्म हो, आपस में दोनों ये लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने एक नसीहत दी थी अखिलेश यादव की, घर से बाहर निकलो क्योंकि 2024 की लड़ाई लड़नी है। मुझे लगता है वो सामने आज आ गया है, तो अब 2024 को लेकर भी उनसे कुछ बात करेंगे? मैं फिर कह रहा हूं कि जाओ वहां, निकलो, गांव में चलो, अपने संगठन को ठीक करो और खाली यहाँ विधानसभा में बोलने से और ऑफिस में बैठने से संगठन नहीं चलता है। शुक्रिया। तो ये जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर ने कहा था कि अखिलेश यादव को नसीहत दी थी और उनका कहना है कि तो जो रामपुर की और आजमगढ़ की जो सीट आज बीजेपी ने जीती है, उसका जो पूरा अगर श्रेय जाता है तो समाजवादी पार्टी और बीएसपी की आपस की जो लड़ाई है उसको लेकर एक मामला सामने हुआ है और बीजेपी के पाले में दोनों सीटें चली गई हैं। कैमरा राजेश के साथ अनूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के खिलाफ विपक्ष ने राष्ट्रपति पद के लिए यशवंत सिन्हा को अपना उम्मीदवार तैनात किया है। बताया जा रहा है कि 27 जून यानी कि कल यशवंत सिन्हा अपना नामांकन करेंगे। तो वहीं अब समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव नामांकन में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच गए हैं।
27 जून को दिल्ली में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा अपना नामांकन करेंगे। दिल्ली रवाना होने से पहले अखिलेश यादव ने सांसद विधायकों के अलावा संगठन के तमाम पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में सभी से चर्चा के साथ ही चुनाव की रणनीति को लेकर मंथन हुआ, जिसमें तय किया गया कि विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को एकजुटता के साथ वोट ही नहीं करना है, बल्कि उनके पक्ष में ज्यादातर वोट दिलाने की दिशा में काम भी करना है। अब इस मंत्र के साथ अखिलेश यादव दिल्ली पहुंच गए, जहां वो कल विपक्ष की तरफ से राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के नामांकन में शरीक होंगे। तो वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 27 जून यानी कि कल एक दिवसीय दौरे पर वृंदावन पहुंचेंगे, जहां वो सबसे पहले बांके बिहारी जी के चरणों में मत्था टेकने जाएंगे। बांके बिहारी दर्शन के दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ कृष्णा कुटीर की 5 महिलाएं भी शरीक होंगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कृष्णा कुटीर महिला आश्रम स्थल जाएंगे, जहां वो निराश्रित महिलाओं से मुलाकात कर संवाद भी करेंगे। राष्ट्रपति कोविंद निराश्रित महिलाओं से मिलने वाली सरकारी योजनाओं के बारे में भी जानकारी लेंगे। साथ ही आश्रम में महिलाओं की ओर से बनाई गई हस्त निर्मित वस्तुओं का अवलोकन भी करने वाले हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के वृंदावन आगमन पर राष्ट्रपति की अगुवाई के लिए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी आदित्यनाथ हेलीपैड पर मौजूद रहने वाले हैं। बांके बिहारी मंदिर में दर्शन और कृष्ण कुटीर में होने वाली निराश्रित विधवा महिलाओं से मुलाकात के दौरान भी साथ में मौजूद होंगे। राजस्थान सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष और कांग्रेस के पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह ने उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर केंद्र की भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया। मानवेंद्र सिंह ने मीडिया में बातचीत के दौरान अग्निपथ योजना में कई खामियों को बताया। उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना युवाओं के साथ और देश की सुरक्षा के साथ एक खिलवाड़ मात्र है, क्योंकि महज 4 साल की नौकरी के बाद युवाओं को रिटायरमेंट का ठप्पा लग जाएगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि तीनों सेनाओं में करीबन 1.5 लाख और सभी सरकार और गैर सरकारी संस्थानों में करीबन 62 लाख खाली पद हैं। उन रिक्त पदों को भरने का काम आखिरकार सरकार कब करेगी? सभी प्रांतों जो रिक्त पद हैं और केंद्र सरकार के सभी जो संस्थाएं हैं, 62 लाख पद रिक्त हैं। ये नई योजना निकली है 4 वर्ष के लिए, जिसमें 6 महीने की ट्रेनिंग है, 4 वर्ष के लिए ड्यूटी रहेगी कुल। उसके बाद 25% को मौका मिलेगा दोबारा भर्ती होने का। 4 वर्ष के समय जब ड्यूटी होगी तो उनकी तनख्वाह, वेतन और जो भी उनके लिए जो ड्यूटीज़ है वो तो बराबर रहेगी, लेकिन उनका वेतन और जो सुविधाएं उनको प्राप्त होगी सैनिक के हिसाब से, वो सुविधाएं अन्य सैनिक जो परमानेंट सैनिक हैं, जो पूर्व में यूनिट में ड्यूटी कर रहे हैं, जो उनके साथ साथ ड्यूटी करेंगे, उनमें बहुत अंतर है। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात को सुना। मन की बात कार्यक्रम को सुनने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात कार्यक्रम हम सभी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। आज के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने आपातकाल का जिक्र कर बताया कि जिस तरीके से देश की महान जनता ने लोकतांत्रिक तरीके से आपातकाल को हटाकर फिर से लोकतंत्र स्थापित किया, लोकतंत्र इस देश की संस्कृति का मूल आधार है। मानसून के दस्तक देने से पहले राज्य में मौसम का मिजाज तब्दील होने लगा है। मौसम वैज्ञानिकों ने अगले 24 घंटे में बागेश्वर और पिथौरागढ़ में कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की संभावना जताई। राजधानी दून में वैसे तो आसमान साफ रहने के साथ ही आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे, लेकिन कुछ इलाकों में गर्जना के साथ बारिश की संभावना है। उन्होंने कहा, जहां तक मानसून की पूरी तरीके से सक्रिय होने का सवाल है, तो मानसून के 28 जून के बाद ही सक्रिय
होने की संभावना है। साथ ही मानसून काफी धीमी गति से आगे बढ़ रहा है। उधर राजधानी दून और आसपास के इलाकों में ज्यादातर तापमान 36.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि सामान्य से 4 डिग्री ज्यादा है, जबकि न्यूनतम तापमान 23.1 डिग्री रहा, जो कि सामान्य तापमान है। पिछले दिनों राजधानी दून में अधिकतम तापमान 41 डिग्री का आंकड़ा पार कर गया था, जिससे लोगों को जबरदस्त गर्मी का सामना करना पड़ा था। ठंड के लिए मौसम की बात करें, आज 26 जून हो गई है और पिछले 24 आवर्स में जो एक्टिविटी मिली है वो सामान्य रही है अगर अमाउंट की दृष्टि से देखें, और साथ ही जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है उनमें ही मेनली जो एक्टिविटी है वो रही है, या फिर थोड़े कुमाऊं रीजन के जो हमारे हिल्स वाले डिस्ट्रिक्ट्स है उनमें रही है। तो आगे अगर बात करें तो आज जो एक्टिविटी है वो बढ़ने वाली है। तो आज आप ये देखेंगे जो हल्की से मध्यम बारिश है वो अनेक जगहों में जो हिल्स वाले एरियाज हमारे उत्तराखंड के उसमें वो मिलेगी, और जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर कुछ जगहों तक में हल्की मध्यम बारिश होती है। हल्द्वानी के गौलापार स्थित अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में स्विमिंग पूल शुरू हो गया है, जिसमें खेल विभाग तैराकी सिखा रहा है। स्विमिंग करने वाले खिलाड़ी और नए बच्चे अगर अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम गौलापार में तैराकी सीखना चाहते हैं तो वो जिला खेल कार्यालय जाकर रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भर के तैराकी सीखने के लिए आवेदन कर सकते हैं। सहायक खेल निदेशक सुरेश पांडे के मुताबिक स्विमिंग पूल में तैराकी के ट्रायल के बाद ही एंट्री मिलेगी। तो वहीं स्विमिंग पूल खुलने से हल्द्वानी के तैराक काफी खुश हैं। तो वहीं स्टेट पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट में गोल्ड जीतने के बाद अब नेशनल खेलेंगी दिव्यांग स्वाति सिंह। दिव्यांग होने के बाद भी स्वाति सिंह ने गोल्ड मेडल जीतकर जिले और देश दोनों का नाम रोशन किया। मात्र 21 साल की उम्र है। स्वाति सिंह ने बिना कोच के और ट्रेनिंग के सफलता हासिल की है। देखिए खास रिपोर्ट। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान सच्ची होनी चाहिए। इस बात को सच कर दिखाया है स्वाति सिंह ने। स्वाति सिंह जालौन के एक छोटे से गांव की रहने वाली है और हाल ही में उन्होंने लखनऊ में आयोजित हुई पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल हासिल किया है। स्वाति स्टेट जीतने के बाद नेशनल जीतने की तमन्ना रखती है। कमाल की बात तो ये है कि स्वाति दिव्यांग है और बिना कोच और ट्रेनिंग के ही उन्होंने गोल्ड जीता है। स्वाति सिर्फ एक हाथ से अपने सारे जरूरी काम करती है। उनका कहना है कि अगर जज्बा हो तो दिव्यांगता मायने नहीं रखती। 1 साल से रेगुलरली प्रैक्टिस है। लॉकडाउन के पहले करते थे, 2-3 महीने ही किए थे। लॉकडाउन के बाद पूरा बंद रहा, उसके बाद अभी फिर 3-4 महीनों से प्रैक्टिस कंटिन्यू की है। बहुत खुशी हो रही है अंदर से और आगे जाना चाहती हूँ। बाकी सभी के आशीर्वाद से, सभी के साथ है तो आगे बढ़ने की और चाहत है। ये हौसला हमारे अंदर खुद ही है। हमारे अंदर मतलब हमें खुद लगता है कि समाज सेवा करनी चाहिए। हमें खुद अच्छा लगता है समाज सेवा करने में, लोगों की मदद करने में, क्योंकि हम खुद फाइनेंशियल कंडीशन से कमज़ोर हैं। हम नहीं चाहते कि मेरी छोटी सी मदद अगर किसी को काम आ सके तो मैं वो कर सकूं। बता दें कि जालौन के कोच तहसील के अमीठा गांव की रहने वाली 21 साल की दिव्यांग छात्रा स्वाति सिंह ने लखनऊ के विश्वविद्यालय में आयोजित हुई पैरा बैडमिंटन की सिंगल टूर्नामेंट में अपने प्रतिद्वंदियों को गोल्ड और डंबल में हराकर मेडल पर कब्जा किया है। स्वाति सिंह पॉलिटेक्निक की छात्रा है। फिलहाल वो ग्रेजुएशन की शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। स्वाति जिला के इंदिरा स्टेडियम की तरफ से खेलती है और खुद ही अपने आप से प्रैक्टिस करती हैं। उनकी चाहत है कि कोई उन्हें भी ट्रेनिंग दे और एक दिन वो भी ओलंपिक में देश को रिप्रेजेंट करे। स्वाति चैंपियन के साथ साथ दयालु और समाज सेवी भी हैं। मात्र 21 साल की स्वाति ने 20 बार लोगों को ब्लड डोनेट कर चुकी हैं और उन्हें ऐसा करना अच्छा लगता है। स्वाति बताती हैं कि ये सफर डिस्ट्रिक्ट लेवल से शुरू हुआ और फिर स्टेट टूर्नामेंट खेलकर गोल्ड हासिल किया। फिलहाल उनका चयन नेशनल के लिए हो गया है। हम बिटिया को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। उसने हमारा हौसला बढ़ाया है और हम चाहते हैं कि बिटिया हमारी और आगे बढ़े। बेटी के लिए वैसे तो हम कुछ नहीं कर पाए, जो कि हम जिस मुकाम पे हैं उस हिसाब से तो हमने कुछ नहीं किया, लेकिन उसने अपनी कामयाबी के लिए खुद का हौसला आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ने के लिए
उसने खुद की मेहनत पे अपना सब कुछ काम किया है। वो आगे बढ़ना चाहती है, हमसे जो भी सहयोग हमसे बनता है हम उसका भरपूर देंगे, उसका साथ देंगे और आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। स्वाति ने इस बात को सच कर दिखाया है कि दिव्यांग होना कोई अभिशाप नहीं है, बल्कि अपने भीतर जो प्रतिभा है उसे दुनिया के सामने पेश किया जाना चाहिए, जिससे लोगों को ये समझ आ सके कि एक दिव्यांग भी किसी से कम नहीं होता। जनता टीवी के लिए मनीषा चौधरी और दिव्यांशु कुमार की रिपोर्ट।